हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल है एमआर वर्ल्ड पॉइंट में। आज आपके लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 37 लेके आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसका प्रैक्टिस सेट। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन दिया है कि वर्ष 1921 में मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था। तो मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? तो केरल में हुआ था मोपला विद्रोह। बात करें बंगाल में कौन कौन से विद्रोह हुए थे, तो बंगाल में हुआ था आपका नील विद्रोह हुआ था। नील विद्रोह वो कब हुआ था? ये हुआ था 1859 और 60 में। ठीक है, 1859-60 में हुआ था आपका बंगाल का नील विद्रोह। इसके अलावा एक विद्रोह और हुआ था जिसका नाम था पावना विद्रोह। पावना विद्रोह कब हुआ था? तो ये हुआ था आपका 1873 से 76 में। ठीक है, 1873 से 76 में हुआ था आपका पावना विद्रोह। इसके अलावा बात करें झारखंड में कौन से विद्रोह हुए थे, तो झारखंड में जो हुए थे आपके विद्रोह उसका नाम था मुंडा विद्रोह। मुंडा विद्रोह, यह विद्रोह कब हुआ था? तो ये विद्रोह हुआ था 1899 से 1900 के बीच। 1899 से 1900 के बीच हुआ था। और इस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो उसका नेतृत्व किया था बिरसा मुंडा ने। ठीक है, बिरसा मुंडा। ठीक है, इसके बाद बात करें बिहार में कौन सा विद्रोह हुआ था। तो बिहार में हुआ था आपका, देखिए बिहार में हुआ था आपका संथाल विद्रोह। संथाल विद्रोह। ठीक है, और इस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? इस विद्रोह का नेतृत्व किया था आपका सिद्धू एवं कानू ने। दो भाई थे, सिद्धू एवं कानू। ठीक है, ये नेतृत्वकर्ता के नाम भी पूछे जाते हैं आपसे, तो ध्यान रखिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मोहम्मद साहब के जन्म पर कौन सा पर्व मनाया जाता है? तो इनके जन्म पर कौन सा पर्व मनाते हैं? ईद उल मिलाद। यदि आपसे पूछा जाए कि इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था मक्का में। और मक्का किस देश में है? तो ये पड़ता है आपका सऊदी अरब में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्न में कौन सी काल्पनिक रेखा भारत को दो बराबर भागों में विभाजित करती है? तो देखिए कौन सी रेखा है जो दो भागों में विभाजित करती है, तो वह है आपकी कर्क रेखा। ठीक है, ये कितने डिग्री अक्षांश को दिखाती है? तो ये दिखाती है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को। ठीक है, यानी कि अक्षांश रेखा है वो कौन सी है? 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा है जो इसको भारत को दो भागों में विभाजित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में गृह मंत्री कौन थे? तो गृह मंत्री कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के पहले गृह मंत्री थे। इसके अलावा जॉन मथाई कौन थे? तो ये आपके रेल मंत्री थे। और राजेंद्र प्रसाद कौन थे? तो ये आपके राष्ट्रपति थे। ठीक है, राष्ट्रपति थे। इसके अलावा जगजीवन राम कौन थे? तो ये आपके श्रम मंत्री थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि रोम का विस्तारित रूप क्या है? रोम का विस्तारित रूप क्या है? तो रीड ओनली मेमोरी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी का हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, एक होता है आपका रैम। रैम का विस्तारित रूप क्या होता है? रैंडम एक्सेस। ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। और रोम का फुल फॉर्म क्या होता है? तो रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विश्वनाथन आनंद किस खेल से संबंधित है? तो विश्वनाथन आनंद जो है वो, उनका खेल क्या है? शतरंज खेल है उनका। और इनकी एक पुस्तक है, यानी इनकी जो आत्मकथा है वो पुस्तक का नाम क्या है? इनकी आत्मकथा का नाम है माइंड मास्टर। और जो विश्वनाथन आनंद है वो भारत के पहले प्रथम ग्रैंड मास्टर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हरगोविंद खुराना पुरस्कार किस क्षेत्र में किस क्षेत्र से संबंधित है? तो हरगोविंद खुराना कौन थे? तो चिकित्सा एवं विज्ञान के क्षेत्र में प्रसिद्ध थे। तो इसी क्षेत्र में क्या दिया जाता है? पुरस्कार भी दिया जाता है। भारतीय तिरंगे के अशोक चक्र में कितनी तीलियां हैं? तो अशोक चक्र में जो तीलियां हैं वो कितनी हैं? 24 तीलियां हैं। और ये किसको दर्शाती हैं? 24 घंटों को दिखाती हैं। ठीक है, यदि बात करें भारतीय तिरंगे को बनाया किसने था, तो भारतीय तिरंगे को डिजाइन करने वाले व्यक्ति कौन थे? तो वो थे आपके पिंगली वेंकैया। पिंगली वेंकैया। ठीक है, ये कब भारतीय तिरंगा कब स्वीकार किया गया था, यानी कब से भारतीय तिरंगा राष्ट्रीय ध्वज बना था? तो ये आपका 22 जुलाई 1947 से बना था। ठीक है, 22 जुलाई 1947 से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से भारतीय वायुसेना का रैंक कौन सा है? तो भाई भारतीय वायुसेना रैंक इनमें से कौन सा है? तो स्क्वाड्रन लीडर जो है वो आपका भारतीय वायुसेना का रैंक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अफ्रीका महाद्वीप में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश जो है वो कौन सा है? तो वो आपका अल्जीरिया है। ठीक है, कौन सा है?
अल्जीरिया, जो कि इसमें ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, वर्तमान में कौन सा देश है? अल्जीरिया। लेकिन अल्जीरिया से पहले कौन सा था? तो सूडान था। जब सूडान से दक्षिणी सूडान अलग हो गया तो उसके बाद में जो सबसे बड़ा देश वो कौन सा है? तो आपका अल्जीरिया पड़ता है सबसे बड़ा देश। लेकिन ऑप्शन के हिसाब से इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? सूडान। नेक्स्ट देखिए, डाक पते में उपयोग किए जाने वाले पिन नंबर का विस्तारित रूप क्या होता है? यानी जो पिन नंबर होता है, पिन बोलते हैं इसको, उसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो पोस्टल इंडेक्स नंबर। पोस्टल इंडेक्स नंबर आपका क्या होता है? फुल फॉर्म होता है, जो कितने नंबर का होता है? जो 6 अंकों का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि राष्ट्रपति का पद खाली है तो उसे कितनी अवधि के अंदर भरना आवश्यक है? यदि राष्ट्रपति का पद खाली है तो उसे 6 महीने के अंदर उसे भर देना चाहिए। ठीक है, यदि मान लीजिए राष्ट्रपति का पद खाली है, बाई चांस राष्ट्रपति पद खाली हो जाता है, तो उस समय राष्ट्रपति का पदभार कौन संभालता है? तो उस समय राष्ट्रपति पदभार संभालता है उपराष्ट्रपति। मान लीजिए उपराष्ट्रपति भी नहीं है तो उसके स्थान पर कौन संभालता है? तो जो CJI है, यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, मुख्य न्यायाधीश जो है भारत के, वो राष्ट्रपति का पद संभालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के किस राज्य को मसालों का बगीचा कहा जाता है? तो भारत का जो केरल राज्य है उसको मसालों का बगीचा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सी पुस्तक की रचना नीरज सी चौधरी ने की है? अ पैसेज टू इंग्लैंड, द ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन, कल्चर इन द वैनिटी बैग। ये सारी पुस्तकें किसकी हैं? तो नीरज सी चौधरी की हैं। अगला क्वेश्चन है कि मल्लिका साराभाई किस शैली की नृत्य के लिए प्रसिद्ध है? तो जो मल्लिका साराभाई हैं वो कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम के लिए फेमस हैं। इसके लिए कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम के लिए फेमस है। मल्लिका साराभाई कौन है? तो आपने एक नाम सुना होगा विक्रम साराभाई का। विक्रम साराभाई कौन थे? तो भारत में अंतरिक्ष विज्ञान के जनक कौन है? अंतरिक्ष विज्ञान के जनक वो विक्रम साराभाई ही हैं। ठीक है, तो इनकी पुत्री का नाम कौन था? इनकी पुत्री कौन है? तो मल्लिका साराभाई इनकी पुत्री है। ठीक है, यदि बात करें कि कथक कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, तो ये आपका उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य है। और कथकली कहाँ का है? तो ये आपका केरल का है। बात करें ओडिसी, तो ये उड़ीसा का है। इसके अलावा बात करें भरतनाट्यम कहाँ का है? तो ये आपका तमिलनाडु का है। और कुचिपुड़ी कहाँ का है? तो ये आपका आंध्र प्रदेश का है। ये सारे शास्त्रीय नृत्य हैं, ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर द्वारा कार्य करने हेतु प्रयुक्त ऊर्जा होती है। तो जो हमारे शरीर में ऊर्जा बनती है वो किस रूप में बनती है? वो रासायनिक के रूप में बनती है, यानी केमिकल के रूप में बनती है। तो रासायनिक ऊर्जा ही होती है जिसका प्रयोग करके हम किसी कार्य को करते हैं। धूप में उपयोग होने वाले छाते का रंग कैसा होना चाहिए? तो जो हम छाता धूप में उपयोग करते हैं उसका रंग कैसा होना चाहिए? तो ऊपर से सफेद होना चाहिए और अंदर से काला होना चाहिए। यानी ऊपर सफेद होना चाहिए और भीतर की ओर काला होना चाहिए। सफेद क्यों होना चाहिए ऊपर? क्योंकि ऊष्मा का कम अवशोषण करेगा, जिससे हमें गर्मी कम लगेगी। नेक्स्ट देखिए, ठोस की शुद्धता किसके निर्धारण द्वारा प्राप्त की जाती है? तो ठोस की शुद्धता को हम गलनांक बिंदु के द्वारा हम प्राप्त कर सकते हैं। यदि मान लीजिए कोई ठोस जल्दी गल जाता है तो वो अच्छी क्वालिटी का नहीं है, तो गलनांक बिंदु से हम इसकी शुद्धता को चेक कर सकते हैं। किसी स्वच्छ जल वाले तालाब की आभासीय गहराई वास्तविक गहराई से कम दिखती है, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है अपवर्तन के कारण ही हमें गहराई कम नजर आती है। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक रंग नहीं है? तो देखिए 3 प्राथमिक रंग होते हैं, कौन कौन से? लाल, हरा और नीला। जबकि काला क्या होता है? प्राथमिक रंग में नहीं आता है। 3 रंग होते हैं, लाल, हरा और नीला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, न्यूट्रॉन वे कण है जिनमें होता है। न्यूट्रॉन में क्या होता है? कौन सा आवेश होता है? तो न्यूट्रॉन पर कोई भी आवेश नहीं होता है। जबकि इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है? ऋणावेश। और प्रोटॉन पर क्या होता है? धनावेश होता है। ठीक है, निम्न में से कौन एक परमाणुविक गैस है? तो हाइड्रोजन क्या है? एक परमाणुविक गैस है, 1H1 लिखते हैं इसको। जैसे इसमें हाइड्रोजन का कितना परमाणु होता है? तो एक परमाणु ही होता है। नेक्स्ट देखिए, हेलोजनों में सर्वाधिक प्रभावशाली ऑक्सीकरण कर्ता कौन सा है? तो जो फ्लोरीन होती है वो क्या होती है? सबसे ज्यादा ऑक्सीकरण गैस होती है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन बड़े शहरों की वायु को प्रदूषित करता है? तो जो लेड होता है, जिसको हम PV से दर्शाते हैं, वो सबसे ज्यादा क्या होता है? वायु प्रदूषित करता है। जो आपकी कार, बस वगैरह जो होती है उनके धुआं में कौन सा पदार्थ निकलता है? तो उसमें लेड ही निकलता है। ये सबसे ज्यादा क्या होता है? घातक होता है। पहला क्वेश्चन देखिए, सामान्यतः भर्जन यानी कि रोस्टिंग किस अयस्क में किया जाता है? तो जो रोस्टिंग किया जाता है वो आपका सल्फाइड के अयस्क में किया जाता है। निम्न में से किसके कारण दूध खट्टा हो जाता है? तो दूध खट्टे होने के कारण क्या होता है? लैक्टिक एसिड होता है। ठीक है, उसके पीछे कौन सा बैक्टीरिया होता है? तो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है। यानी कि बैक्टीरिया के कारण क्या होता है?
दूध खट्टा हो जाता है। बैक्टीरिया कौन सा होता है? तो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है, लैक्टोबैसिलस। ठीक है, जिसके कारण क्या होता है? दूध फट जाता है। फट जाना बोल सकते हो, या फिर दूध से दही बन जाता है। तो वो कौन सा होता है? तो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, डायलिसिस की प्रक्रिया में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो डायलिसिस की प्रक्रिया में किसका प्रयोग करते हैं? तो इसमें प्रयोग किया जाता है आपका विसरण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, विसरण के माध्यम से क्या किया जाता है? किडनी में डायलिसिस किया जाता है। प्राथमिक रंग कौन कौन से हैं? तो मैंने अभी आपको बताया था कि लाल, नीला और हरा क्या है आपके प्राथमिक रंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सा तत्व मानव में प्राकृतिक रूप से नहीं पाया जाता है? तो आपके अंदर जो लेड होता है इसको हम सीसा बोलते हैं, या फिर अभी आपको बताया था लेड जो पीवी होता है, जो सबसे ज्यादा क्या होता है? घातक होता है, वो हमारे शरीर में नहीं पाया जाता है। ठीक है, हमारे शरीर के अंदर नहीं पाया जाता है प्राकृतिक रूप से। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा स्तनधारी अंडे देता है? तो एकमात्र ऐसा स्तनधारी जो अंडे देता है वो कौन सा है? प्लेटिपस। ठीक है, प्लेटिपस है जो आपका अंडे देता है। पॉलिनोमियल के अक्षरों में से निम्न में कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता? तो इन चार ऑप्शन में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो इनके लेटर का यूज करके नहीं बनाया जा सकता? तो देखिए, यहाँ पे आपको आर दिखाई दे रहा होगा, जबकि इसमें कहीं भी आर नहीं है। इसका मतलब ये वाला जो अक्षर है आपका, ये वाला जो आपका शब्द है वो आपका नहीं बनाया जा सकता है। दिए गए विकल्पों में से भिन्न शब्द को चुनिए। इनमें भिन्न बता दीजिए कौन सा है। तो देखिए, अप्रैल में 30 दिन होते हैं, जून में भी 30 दिन होते हैं, और नवंबर में भी 30 दिन होते हैं, जबकि अगस्त में कितने दिन होते हैं? तो 31। तो यही आपका क्या हो जाएगा? भिन्न हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये आपका क्या है? क्वेश्चन दिया है कि टेट का संबंध इससे है, तो प्लेट का संबंध किससे होगा? इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित श्रृंखला में ऐसे कितने 9 हैं जिनके पहले 2 परंतु एकदम बाद में 5 नहीं है? यानी कि 9 से पहले कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए, लेकिन बाद में 5 नहीं होना चाहिए। यानी 29 हो और बाद में 5 ना हो। तो देख लीजिए कौन कौन से हैं। तो देखिए, यहाँ पे 5 है तो ये नहीं होगा। देखिए, 2 के बाद में 9 है लेकिन 5 है, तो ये भी नहीं होगा। 2 के बाद में 9 है लेकिन 5 नहीं है यहाँ पे, तो ये आपका बन जाएगा एक जोड़ा। उसके बाद में देखिए, यहाँ पे 2 के बाद में 9 है फिर 5 है, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पे 2 के बाद 9 है फिर 4 है, तो ये आपका बन जाएगा। कितने जोड़े बनते हैं ऐसे? कितने हैं? 2। तो ये आपके ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। ऐसे कितने 9 हैं? तो ऐसे 2 9 हैं जिनके पहले 2 है और बाद में 5 नहीं है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक आदमी एक औरत की ओर इशारा करते हुए कहता है कि उसकी माता मेरे पिता की माता है। औरत से उस आदमी का क्या संबंध है? ठीक है, तो जो आदमी है वो क्या कहता है कि एक आदमी एक औरत की ओर इशारा करते हुए कहता है कि मेरे पिता की माता, यानी मान लीजिए आपका आदमी हो गया जिसकी बात चल रही है, इसके पिता होंगे ये, यहाँ पे इसके पिता बना देते हैं, और इसकी एक माता होगी। ठीक है, ये माता होगी इसकी नेगेटिव, और ये आपका पॉजिटिव हो गया पिता। तो इस आदमी के पिता की जो माता है वो औरत की भी माता है। यानी क्या कहता है? औरत की ओर इशारा करते हुए कहता है कि उसकी माता, यानी एक औरत है यहाँ पे, उसकी माता कौन है? इसके पिता की माता उसकी माता है। तो जरा ये बताइए, इसकी माता ये है और इसकी माता भी ये है, तो ये दोनों आपस में क्या होंगे? क्योंकि ये औरत है तो ये दोनों आपस में क्या होंगे? भाई बहन होंगे। अब जरा ये बताइए, ये जो आदमी है वो इसका कौन है? इसका पिता है, और पिता की बहन कौन होती है? बुआ होती है। तो आपसे पूछा है कि ये जो आदमी है इस औरत का कौन लगेगा? तो ये जो आदमी इस औरत का कौन लगेगा? तो ये हो जाएगा इसका भतीजा। बुआ का कौन होता है? तो भतीजा होता है। तो ये क्या बन जाएगा? आपका भतीजा बन जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 4 अंकों की सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्या का योगफल कितना होता है? तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितनी होगी? तो 9 9 9 और 9। सबसे छोटी संख्या कितनी होगी? 1000। इनका जोड़ कर लीजिए, कितना हो जाएगा? 10,999। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 3/10 प्लस 5/100 प्लस 8/1000 को जोड़ बताइए कितना होगा? तो देखिए, 3 में जब हम 10 का भाग करेंगे कितना आएगा? 0.3 आएगा। जब हम 5 में 100 का भाग करेंगे तो 0.05 आएगा, और जब हम 8 में 1000 का भाग करेंगे तो 0.008 आएगा। इन सबको जब जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? इन सबको जब जोड़ेंगे तो 0.3, 0.05 और 0.008, इन सबको जोड़ लेंगे कितना आएगा? 8, 5 और 3, यानी 0.358 आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर कितना होगा? तो ये होता है आपका -के 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए के बराबर होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। जब इसका स्क्वायर खोलेंगे तो क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2 ब्रैकेट में ab प्लस बी सी प्लस सी ए, तो ये इधर जाएगा
तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो ये आपका राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अर्धवृत्त में बना कोण होता है, तो जो अर्धवृत्त में बना कोण कितने अंश का होता है। मान लीजिए आपका अर्धवृत्त है, यदि हम इसमें कोई भी कोण बनाएंगे इस तरह से, मान लीजिए या फिर इस तरह से, तो ये कोण कितने अंश का बनता है, तो ये आपका 90 अंश का कोण बनता है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक घन की भुजा दे रखी है 5 मीटर, तो घन के सभी पृष्ठों का क्षेत्रफल कितना होता है। तो सभी पृष्ठों क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 6 गुणा भुजा का वर्ग। तो 6 गुणा भुजा कितनी दे रखी है 5, और 5 का वर्ग कितना हो जाएगा 25, 25 छक्के 150 वर्ग मीटर। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। देखिए tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, sec स्क्वायर माइनस k1, ये भी राइट आंसर हो जाएगा। और कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर, ये भी सही है। और कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर माइनस k1, ये भी सही है आपका। यानी ये तीनों ही सर्वसमकालिक क्या है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिंपल कैलकुलेशन दे रखी है आपको। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कितना आएगा इसका राइट आंसर। क्या करना है आपको, इन तीनों को जोड़ लीजिए और जोड़ के इनमें से ये कटा दीजिए, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है, आप आराम से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 48 और 56 का महत्तम समावर्तक कितना होगा। तो देखिए महत्तम समावर्तक बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो इनको काटते हैं, तो 16 से कटेंगे नहीं दोनों, 12 से भी नहीं कटेगा 56, 8 से 48 भी कट जाएगा और 56 नहीं कट जाता, यही क्या हो जाएगा आपका मासापा हो जाएगा। 4 का x% कितने का 4% के बराबर होगा। तो देखिए इसको समझा देता हूँ मैं आप। देखिए यदि मान लीजिए a का b% दिया है, तो इसको हम लिख सकते हैं b का a%। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, देखिए a का 20% को हम खोलेंगे तो कितना हो जाएगा a गुणा b/100। ठीक है, अब a गुणा b/100 को हम लिख सकते हैं a/100 गुणा b लिख सकते हैं। तो a/100 का मतलब क्या होता है a% गुणा b, a% गुणा b का मतलब क्या होगा a% का b। ठीक है, या फिर b का a% भी कह सकते हैं इसको, b का a% भी आप कह सकते हैं। ठीक है, तो यही आपसे इस सवाल में यूज करवाया है, यानी कि a का b% b का a% के बराबर है, यानी आप इसको अदला बदली भी कर सकते हैं। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि देखिए 4 का x% कितने का 4% के बराबर होगा, तो x कहाँ आ जाएगा, आगे आ जाएगा, यानी कि ये x का 4% के बराबर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, रुपए में 5 नींबू बेचने पर, यानी 1 रुपए में 5 नींबू बेचने से 20% की हानि होती है, तो क्रय मूल्य क्या होगा। देखिए सवाल करते हैं इसको। देखिए 5 नींबू कितने रुपए में बेचे गए, 1 रुपए है, यानी 5 नींबू का जो विक्रय मूल्य है वो कितना है 1 रुपए है। तो 1 नींबू का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 1/5 रुपए। क्लियर, जब 1 नींबू का विक्रय मूल्य कितना है 1/5 रुपए, और कितना रुपए हानि हो रही है 20% की हानि हो रही है, यानी हमने मान लिया कि जो 1 नींबू का क्रय मूल्य कितना है x रुपए है, तो x पर 20% की हानि, यानी x का 80% किसके बराबर दे रखा है 1/5 के बराबर, यानी क्रय मूल्य पर जब हम हानि घटा देते हैं तो कितना निकल के आता है हमें विक्रय मूल्य निकल के आता है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 20 चौक 80 और 20 पंजे 100, 5 से 5 खत्म, तो x बराबर कितना हो जाएगा 1/4। इससे x बराबर 1/4 का मतलब क्या है कि 4 नींबू कितने रुपए में खरीदे गए थे 1 रुपए में खरीदे गए थे। ये आपसे यही पूछा था कि 4 मतलब क्रय मूल्य 1 रुपए में कितने नींबू खरीदे गए थे, यानी 4 नींबू प्रति रुपए आपका क्या आ जाएगा क्रय मूल्य निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, भैया की 15 दिनों की औसत आय कितनी है। भैया की 15 दिनों की औसत आय कितनी है 70 रुपए है। पहले 5 दिनों की औसत आय कितनी है 60, और अंतिम 9 दिनों की कितनी है 80 है, तो उसकी 6वें दिन की औसत आय कितनी होगी। तो देखिए ओवरऑल जो 15 दिन की औसत आय है वो 70 रुपए है, पहले 5 दिन की कितनी है 60 है, यानी कितनी कम है इससे 10 कम है, तो 5 पे कितनी कमी हो जाएगी 50 की कमी हो जाएगी। क्लियर, तो आगे देखिए, जो अगले 9 दिन हैं उनमें औसत आय कितनी है 80 है, यानी कितना अधिक है 70 से 10 अधिक है, तो 9 पे कितना अधिक हो जाएगा, तो 9 पे 90 अधिक हो जाएगा। तो ओवरऑल कितना अधिक हुआ 90 माइनस के 50, यानी कि 40 क्या हो गया अधिक हो गया। देखिए हमें रखना कितना है 70 रखना है, तो हमें कितना घटाना पड़ेगा 40 हम इसमें से घटा देंगे, तो इसका मतलब 70 माइनस के 40 यानी कि 30। ये 30 क्या होगा, ये 30 आपके 6वें दिन की आय होगी, तो आंसर आपका कितना निकल के आ जाएगा 30 निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर में 15 612 प्लस अंडर में 154 प्लस अंडर में 225, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए कितना आ जाएगा इसको सॉल्व करेंगे तो, जब 225 का वर्गमूल कितना आ जाएगा 15 प्लस 154, जब 15 में जोड़ेंगे देखिए यहाँ पर आ जाएगा 154
जब 15 में जुड़ जाएंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 169। 169 का वर्गमूल कितना आ जाएगा, तो ऐसा आ जाएगा 13। और ये 13 किस में जुड़ेगा, 13 जुड़ेगा आपका 15,612 में, यानी कि 15,612 प्लस के 13, तो कितना हो जाएगा 15,625। क्लियर। तो 15,625 का वर्गमूल कितना होता है, 15,625 का वर्गमूल होता है 125। ठीक है, वर्गमूल कैसे निकालते हैं इसकी वीडियो पड़ी हुई है आपके अलग से, आप आराम से आगे देख सकते हैं। इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा 125। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कितने समय में 800 रुपये का ब्याज 4% की दर से 160 रुपये हो जाएगा। तो ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे में 100। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 8 दूनी 16 और 4 पंजे 20। टी बराबर कितना मिल गया, टी बराबर 5 वर्ष। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 6240 को 3 मजदूरों में इस अनुपात में वितरित किया जाता है, तो सबसे कम हिस्सा पाने वाले मजदूर का भाग बताइए। तो देखिए क्या सॉल्व करते हैं इसे। देखिए 3 लोग मान लिए मैंने, ए और बी और सी मान लिए, इनका अनुपात क्या दे रखा है 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4। इसको हम क्या करेंगे सिंपल अनुपात में चेंज करेंगे। कैसे चेंज करते हैं, तो इस अनुपात में हम क्या करते हैं 2, 3 और 4 का एलसीएम कितना होगा 12, 12 से क्या कर देंगे गुणा कर देंगे। जब हम 12 से गुणा करेंगे तीनों में, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2 गुणा 12 अनुपात 1/3 गुणा 12 अनुपात 1/4 गुणा 12। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 से कटेगा 6 बार, 3 से 4 बार, 4 से 3 बार, ये हो जाएगा 6 अनुपात 4 अनुपात 3। यानी कि अब एबीसी का अनुपात कितना आ गया 6 अनुपात 4 अनुपात 3। यानी ये वाले हिस्से हो गए आपके, एक हिस्सा 6 हो गया, एक 4 हो गया, एक 3 हो गया। कुल मिला के पूरा हिस्सा कितना हो जाएगा 6 और 4 10 और 3 13, यानी कुल मिला के हिस्सा कितना हो गया 13। यानी कि 13 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है, 13 यूनिट की वैल्यू दे रखी है 6240। तो 13 यूनिट बराबर हो गया 6240। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6240 बटे में 13। ठीक है, आपसे पूछा क्या सबसे छोटा हिस्सा, सबसे कम हिस्सा पाने वाले, तो सबसे कम हिस्सा कौन सा है, तो सबसे कम हिस्सा इसमें 3। तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6240 बटे में 13 गुणा 3। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए 13 से कटेगा ये 13 चौका 52 और 10 बचेंगे, तो 13 अट्ठे 104। क्लियर। तो 480 गुणा 3 कितना होता है, तो ये होता है 1440। यानी कि आपका राइट आंसर कितना आ जाएगा 1440। ऑप्शन नंबर ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये है आज का लास्ट क्वेश्चन। देखिए क्या क्वेश्चन दिया है, 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही रेलगाड़ी द्वारा सफर कर रहा एक व्यक्ति यह अनुभव करता है कि उसकी विपरीत दिशा से आ रही एक मालगाड़ी उसे 9 सेकंड में पार कर जाती है। यदि मालगाड़ी कितनी है 150 मीटर लंबी है, तो इसकी चाल क्या होगी। देखिए पूरा कॉन्सेप्ट समझ लीजिए इसमें। देखिए 2 रेलगाड़ी हैं, एक रेलगाड़ी आपकी इधर से, एक रेलगाड़ी ये है जिसमें क्या है कोई व्यक्ति बैठा हुआ जो किस दिशा में जा रही है, इस दिशा में जा रही है, और एक मालगाड़ी किधर से आ रही है, एक मालगाड़ी आपकी इधर से आ रही है इधर को। ठीक है, जब ये मालगाड़ी इस व्यक्ति को पार करती है तो कब पार कर पाएगी, जब ये मालगाड़ी क्या होगी अपनी दूरी के बराबर, अपनी लंबाई के बराबर क्या करेगी दूरी को तय करेगी, तब ये व्यक्ति को पार कर पाएगी। लेकिन जब ये मालगाड़ी इस ट्रेन को कब पार कर पाएगी, जब ये अपनी लंबाई प्लस इस ट्रेन की लंबाई दोनों के बराबर दूरी तय करेगी, तब इस ट्रेन को पार कर पाएगी। लेकिन आपसे क्या पूछा है, आपसे बोला कि ये व्यक्ति को कब पार कर पाएगी, यानी इस व्यक्ति को पार कर रही है। तो जब व्यक्ति को पार कर रही है इस व्यक्ति को, तो कब पार कर पाएगी, जब ये अपनी लंबाई कितनी है इसकी 150 मीटर, यानी जब ये 150 मीटर दूरी कवर करेगी ना, जब 150 मीटर दूरी तय करेगी, तब जाके इस व्यक्ति को पार कर पाएगी। और जब ये आमने सामने से आ रही हैं दोनों ट्रेनें, तो इनकी जब चाल जो होगी इनकी, वो चाल कितनी हो जाएगी, दोनों की चाल के योग के बराबर होगी। सापेक्षिक चाल कितनी हो जाएगी इनकी, दोनों की चाल के योग के बराबर होगी। इसकी चाल हमने मान ली कितनी है, तो x किलोमीटर प्रति घंटा है। इसकी चाल कितनी दे रखी है, इसकी चाल दे रखी है आपको 50 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, 50 किलोमीटर प्रति घंटा। तो जब आमने सामने से ये दोनों ट्रेनें आ रही हैं, तो इनकी चाल कितनी हो जाएगी 50 प्लस x किलोमीटर प्रति घंटा, यानी दोनों की चाल क्या हो जाएगी, दोनों की चाल जुड़ जाएगी। अब आपसे पूछा क्या, अब आपसे पूछा है कि मालगाड़ी की चाल कितनी होगी, तो मालगाड़ी की चाल हमने कितनी मान ली x मान ली। समय दे रखा आपको 9 सेकंड, यानी कि जब इस व्यक्ति को ये मालगाड़ी पार करेगी तो अपनी लंबाई के बराबर ही दूरी तय करेगी। तो निकाल लेते हैं इसकी चाल। देखिए चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बट्टे
समय। और दूरी कितनी होगी, तभी व्यक्ति को पार करेगी, दूरी अपनी लंबाई के बराबर ही तय करेगी, यानी कि 150 मीटर। और समय कितना लग रहा है इसको पार करने में, 9 सेकंड लग रहा है। ठीक है, यानी कि 150/9। अब देखिए चाल कितनी निकल के आई, चाल यहाँ पे निकल के आई थी 50 + x किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि 50 + x किलोमीटर प्रति घंटा में है। और ये आपका दे रखा है 150 मीटर और ये 9 सेकंड। तो हम किलोमीटर प्रति घंटा को किस में चेंज कर लेंगे, मीटर प्रति सेकंड में। कैसे चेंज करते हैं, तो 5/18 से हम क्या कर देते हैं, गुणा, जिससे कि चाल किस में चेंज हो जाएगी, मीटर प्रति सेकंड में चाल चेंज हो जाएगी। अब देखिए 9 से कटेगा आपका ये 2 बार, और 5 से कटेगा आपका ये 30 बार, 30 दूनी 60, यानी कि 50 + x बराबर 60। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 60 - के 50, यानी कि 10। और x हमने क्या मानी थी, x मानी थी x किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये हमारी किस में निकल के आएगी, किलोमीटर प्रति घंटा में ही निकल के आएगी। इसका मतलब जो मालगाड़ी है उसकी चाल कितनी है, तो उसकी चाल हमारी 10 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। तो ये था आज का प्रैक्टिस सेट। वीडियो आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।